साथियों, नमस्कार। पद्मेश तेलंग एक दफे फिर आपके सामने उपस्थित है। आरएस प्रेलिम फिनिशिंग टच सेलेक्टेड चुनिंदा बिंदुओं को लेकर हम इस समय भारत की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं। और आज हम लेते हैं चैप्टर मुद्रास्फीति का। देखिए, इसको कॉमन भाषा में हम लोग महंगाई कहते हैं कि महंगाई हो गई, चीजें महंगी हो गई। उसका टेक्निकल नाम है मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तु और सेवा, देखिए इकोनॉमिक्स में जहां जहां चर्चा आती है वह वस्तु और सेवा दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि दोनों में पैसा जुड़ा हुआ है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वस्तुएं ही बिकती हैं या वस्तुएं ही चलन में आती हैं तो उनसे इकोनॉमिक्स जुड़ती है। सेवाओं का भी अपना एक मौद्रिक मूल्य है। इसलिए मैं हर जगह वस्तु और सेवा दोनों की बात करता हूं। तो मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं और परिणाम ये होता है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट होती है। मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट, इसको थोड़ा सा आप समझिए। जैसे सब्जी मंडी में आप जाइए और अगर कल 50 रुपए का 1 किलो आलू मिल रहा था और आज अगर वो 80 रुपए का 1 किलो होता है, तो 50 रुपए का जो नोट कल आप लेके गए थे उससे 1 किलो आलू लाए और आज 50 रुपए का दूसरा नोट लेके जाए तो आपको 1 किलो आलू नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। अब अगर आपको 1 किलो आलू लेना है तो 80 रुपए देने के लिए आपको 30 रुपए और चाहिए। इसका मतलब ये है कि समान जो नोट था, समान जो मुद्रा थी, उससे आपकी क्रय शक्ति जो थी वो घट गई। क्रय शक्ति जो घटी है और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में फिर कहते हैं कि महंगाई हो गई है। तो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है कि जो 50 रुपए में 1 किलो आलू आ रहा था वो 50 रुपए में अब 1 किलो आलू नहीं आ रहा है, कम आ रहा है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति जो घटती है ये मुद्रास्फीति के कारण घटती है। अब मुद्रास्फीति के कई प्रकार हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे मध्यम मुद्रास्फीति है, जब सामान्य कीमतें धीरे धीरे लेकिन निरंतर रूप से बढ़ती हैं। आज सब्जी मंडी में गए, आज का भाव 20 रुपया है, 2 दिन बाद गए 25 रुपये हो गया, 40 हो गया। तो निरंतर बढ़ती हैं और इसको मध्यम मुद्रास्फीति कहते हैं। एक होती है तीव्र मुद्रास्फीति, बहुत स्पीड से बढ़ती है। जैसे कि एक 1970 के दशक की बात बताते हैं कि लैटिन अमेरिकी देशों में मुद्रास्फीति की दर 100% से अधिक हो गई। यानी इतना तीव्र महंगाई बढ़ी, 100% से अधिक हो गई। जो चीज एक हमारी टर्म्स में बात करें कि 1 रुपए में आती थी या वहां $1 में आती थी, वो एकदम $2 में आने लगी। तो तीव्र मुद्रास्फीति होती है। एक अति तीव्र मुद्रास्फीति होती है। अति तीव्र जो मुद्रास्फीति है, अति, उसमें दर बहुत जल्दी बढ़ जाती है। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताया गया है कि 2008 और 9 के दौरान जिम्बाब्वे में कीमतें हर दिन दोगुनी होती थी। आज 10 रुपया, कल 20 हुई, परसों 40 हो गई, अगले दिन 80 हो गई। ये अति मुद्रास्फीति का उदाहरण है। एक होती है रुद्ध मुद्रास्फीति, जब मुद्रास्फीति में बहुत धीरे धीरे या शून्य दर से वृद्धि होती है, स्थिर हो जाती है कीमतें, लेकिन कीमतें बढ़ती रहती हैं, कीमतें स्थिर नहीं होती हैं। मुद्रास्फीति में जो दर है, वो दर वृद्धि जो होती है वो स्थिर हो जाती है। एक मुद्रास्फीति असमान होती है कि कीमतें असमान रूप से बढ़ती हैं। तो उसका कारण क्या होता है? कुछ क्षेत्रों में तो मुद्रास्फीति हो जाती है और कुछ क्षेत्रों में स्थिरता रहती है कीमतों में, या फिर गिरावट होती रहती है। असमान है, आप कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। और एक होती है अपस्फीति, जिसमें मूल्य स्तर में लगातार गिरावट होती रहती है। तो इकोनॉमिक्स और बाजार का जो हाल है वो इस मुद्रास्फीति के कारण बड़ा ऊंचा नीचा होता है, जिसको आम आदमी महसूस करता है। इसके आगे हम आगे बढ़े कि मुद्रास्फीति के कई कारण होते हैं।
बाजारवाद भी इसमें बड़ा कारण है, लागत बड़ा काम है। कोई फिनिश्ड गुड्स है, उसकी जो लागत है, बनने की कीमत है, उसमें रॉ मटेरियल में मान लीजिए पैसे बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई, श्रम लेबर बढ़ गया, कच्चा माल की कीमत बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ गई कीमत। तो जो जिनके कारण कोई वस्तु की कीमत तय होती है, यदि उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, जैसे पेट्रोल का भाव जब महंगा होता है, डीजल का भाव महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, माल की ढुलाई है, वो इधर से उधर भेजने में, वो अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो हम कहते हैं वहां मुद्रास्फीति बढ़ गई, क्योंकि डीजल महंगा हो गया, ट्रक चलेगा, उसकी चलने की जो लागत है वो बढ़ती है। तो बहुत सारे कारण हैं। मौद्रिक मुद्रास्फीति भी होती है, कारण एक मुद्रास्फीति मौद्रिक होती है, उसके कारण बढ़ती है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो ज्यादा मुद्रा जारी कर देता है, मॉनेटरी ज्यादा ज्यादा कर देता है, तो उससे मौद्रिक मौद्रिक मुद्रास्फीति होती है। मौद्रिक मुद्रास्फीति अंतरराष्ट्रीय बाजार पे से भी डिपेंड करती है। सोने के चांदी के भाव जो विदेशों में ऊंचे नीचे होते हैं, तो हमारे यहाँ भी मुद्रास्फीति इन भावों में होने लगती है। इस तरह से दो तीन और भी उदाहरण हैं, कई कारण हैं इसके। मुद्रास्फीति को कैसे नापते हैं, महंगाई को कैसे नापते हैं कि उत्पादक स्तर जो है, चीजों का जो मैन्युफैक्चरिंग है, उस स्तर पर एक मापन का पैमाना बना है, फॉर्मूला बना है, उसको कहते हैं उत्पादक मूल्य सूचकांक। उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई। ये पीपीआई उत्पादक स्तर पर एक मापन का तरीका है, और जो पीपीआई होता है वह उत्पादक स्तर पर, जिस समय मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समग्र परिवर्तन, ओवरऑल जो चेंज होता है, उसको दर्शाता है, और इसी से इसका मापन होता है कि मुद्रास्फीति कितनी बढ़ रही है। उत्पादन स्तर पर ही ये पैमाना काम करता है। इसमें हम और आगे चलें तो फिर थोक मूल्य सूचकांक है। मूल्य सूचकांक का एक फॉर्मूला है, उपभोक्ता को बेस बना के, उपभोक्ता मतलब ग्राहक, कंज्यूमर, कंज्यूमर को बेस बना के जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक टर्म है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। सीपीआई का एक फॉर्मूला है कि किसी निश्चित वर्ष में बाजार बास्केट की जो लागत है, बाजार बास्केट की जो लागत है, उसमें एक भाग दे दीजिए आप उस आधार, जो आधार वर्ष जिसको हमने गिना है, उस आधार वर्ष में बाजार बास्केट की लागत क्या थी। यानी जैसे अगर हमने आधार वर्ष 2011-12 को मान लिया, और आज अगर हम सीपीआई गिन रहे हैं, तो 2011-12 में जो बाजार बास्केट की लागत थी, उसका भाग दीजिए किसमें, जो आज के वर्ष में बाजार बास्केट की लागत है, और फिर प्रतिशत निकालने के लिए इसको इंटू 100 से गुणा कर लीजिए, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ जाता है। इसी तरह से एक थोक मूल्य सूचकांक भी होता है। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI होता है। WPI थोक वस्तुओं के एक प्रतिनिधि बास्केट की कीमत को दर्शाता है। प्रतिनिधि मतलब एक कोई सिंबॉलिक, एक रिप्रेजेंटेटिव जो बास्केट कीमत है वस्तुओं की, उसको दर्शाता है। चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं कुछ अन्य सूचकांक और हैं, इंडेक्स हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP कहते हैं। एक होता है इस तरह के इंडेक्स के बाद मुद्रास्फीति के जो प्रभाव होते हैं, प्रभाव महंगाई के क्या प्रभाव पड़ते हैं कि व्यापारी और निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं उनके संबंधों में, आर्थिक संबंधों में फर्क पड़ता है। ऋणी और लेनदार, लोन देने वाले और लोन लेने वाले, उनके संबंधों में, आर्थिक संबंधों में फर्क पड़ता है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उतने ही गिरवी रखेंगे, उतना ही आपको ऋण देंगे, तो इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है। इसी तरह से कृषक वर्ग है, कृषक वर्ग पे मुद्रास्फीति का असर होता है, क्योंकि छोटे किसान जो अपनी भूमि पर खेती करते हैं, कोई
बटाई पर और सिजारा पद्धति पे खेती करते हैं, उन सबको भी मुद्रास्फीति के कारण नुकसान होता है। सरकार को भी नुकसान होता है। सरकार जब ऋणी के रूप में होती है, किसी को ऋण देती है, तो लाभ में रहती है, क्योंकि उसके द्वारा जारी किए गए जो बॉन्ड हैं और बॉन्ड पर जो ब्याज दरें स्थिर रहती हैं, और मुद्रास्फीति की वजह से उनकी वास्तविक कीमत जो है बॉन्ड की वो घट जाती है, क्योंकि ब्याज दर तो सरकार ने स्थिर कर रखी है, तो सरकार पे भी असर होता है। अब कैसे इसको नियंत्रित करे सरकार, तो कुछ उपाय हैं। आरबीआई कुछ उपाय करती है, बैंक दर में वृद्धि करती रहती है, और आपने सुना होगा रेपो दर में कभी कमी हो गई, कभी ज्यादा हो गई आरबीआई की। वो महंगाई के कारण वो रद्दोबदल आरबीआई करता रहता है। राजकोषीय जो ट्रेजरी है, खजाना है, उसके भी कुछ उपाय होते हैं। उसमें क्या होता है कि सरकारी व्यय में, सरकारी जो खर्चे उनमें कमी की जाती है, सार्वजनिक उधारी में कमी कर दी जाती है, और कराधान में वृद्धि, टैक्सेशन बढ़ा दिया जाता है। महंगाई बढ़ गई है तो सरकार राजकोषीय उपाय में टैक्स भी बढ़ा देती है। अन्य कई उपाय और भी हैं, ज्यादा हम नहीं जाएंगे। इस क्रम में एक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में क्या था कि सरकार ने किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुमति देता है। यानी अगर जैसे शक्कर को की मुद्रास्फीति में बहुत ज्यादा चेंज आता है, जिस समय युद्ध होता है उस समय राशनिंग जो होती है, राशन हो जाता है, गेहूं की कमी हो गई मान लो देश में, 1965 के टाइम पे कमी थी, तो सरकार क्या करती है कि कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है, उनको चिन्हित कर देती है। तो उनको आवश्यक वस्तु घोषित कर दी है ताकि उन आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य पर आम जनता को वो वस्तुएं अवेलेबल हों। राशन की दुकानों में क्या होता है, बाजार में चीनी अगर 40 रुपए किलो जब बिक्री थी और गवर्नमेंट ने उसको आवश्यक वस्तु घोषित कर दी, तो राशन की दुकानों में वही चीनी सरकारी दर पे 20 रुपए 25 रुपए की किलो मिलने लगी। सट्टेबाजी और जमाखोरी की जांच करके भी मुद्रास्फीति को कम की जाती है। जो सट्टेबाजी करते हैं, जमाखोरी करते हैं कि अच्छा सीजन चल रहा है, सब्जी को इकट्ठा कर लिया, गेहूं को इकट्ठा कर लिया, और उस समय तो सस्ता खरीद के इकट्ठा कर लिया गोदामों में, और फिर व्यापारियों ने उसको जब जरूरत पड़ी तो महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया, तो मुद्रास्फीति बढ़ गई। प्याज के मामले में जो अक्सर ये होता है कि प्याज महंगा हो गया, उसमें भी ये होती है जमाखोरी जो होती है, उस जमाखोरी का भी अगर कंट्रोल सरकार कर ले तो मुद्रास्फीति कम हो सकती है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाओ कि देश में अगर खपत ज्यादा है, मांग ज्यादा है, और हम देश की मांग को पूरा नहीं करके निर्यात कर रहे हैं, देश के बाहर भेज रहे हैं, तो उस निर्यात पे थोड़ा प्रतिबंध लगाओ ताकि वस्तुएं लोकल मार्केट में, देशी मार्केट में बिक सके। इस तरह से कई उपाय हैं। एक इसमें एक कुछ शब्दावली है। शब्दावली में एक फिलिप्स वक्र है, फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व है। एक ग्राफ पे कर्व बनता है कि एक्स एक्सिस पे एक अक्ष पे तो बेरोजगारी के दर को ले लिया जाता है, और बेरोजगारी दर के साथ उसको मुद्रास्फीति दर की संख्या उसमें परिवर्तन होता है। तो ये दो फैक्टर जो है, बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर, इसके बीच का जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को फिलिप्स वक्र कहते हैं, फिलिप्स ग्राफ कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है फिलिप्स वक्र से कि बेरोजगारी दर जितनी कम होती है, बेरोजगारी दर जितनी कम होती है, मुद्रास्फीति दर भी उतनी ही अधिक होती है। यानी एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। बेरोजगारी दर कम हो गई, मुद्रास्फीति बढ़ गई, और उल्टा भी होता है। तो ये फिलिप्स वक्र इस चीज को बताता है। बहुत सारी और टर्मिनोलॉजी है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब आता है वित्तीय मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब बिचौलिए। वित्त के मामले में बिचौलिएपन का काम कौन करता है, तो वित्तीय मध्यस्थ कुछ संस्थाएं हैं। ये वित्तीय प्रणाली में बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच में मध्यस्थता का काम करती हैं। क्या मतलब, बचतकर्ता जो लोग हैं और उधारकर्ता हैं। देखिए बैंकों में भी क्या होता है, जो बचत कर रहा है वो अपना पैसा जमा कर रहा है,
और जो जिसको जरूरत है वो बैंकों से उधार ले रहा है। तो बचतकर्ता और उधारकर्ताओं के बीच में कोई मध्यस्थ होगा, कोई एजेंसी होगी, वो एजेंसी वित्तीय मध्यस्थ कहलाती है। ये लोग, ये संस्थाएं अतिरिक्त पूंजी वाले जो हैं बचतकर्ता, उनसे पूंजी लेकर आवश्यकता वाले जो लोग हैं उधारकर्ता, उनके तक पूंजी का प्रवाह को गवर्न करते हैं। तो कौन होंगे ऐसे औपचारिक वित्तीय मध्यस्थ? कौन होंगे? बैंक होंगे। बैंक में भी सहकारी बैंक होंगे, वाणिज्यिक बैंक होंगे, फिर उसमें शहर के बैंक होंगे, राज्य के बैंक होंगे, केंद्र के बैंक होंगे, और कुछ गैर बैंकिंग संस्था भी होती हैं जो प्राइवेट लोनिंग वगैरह देती हैं, फाइनेंस करती हैं। जैसे AIFI एक संस्था है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान है ना। जैसे नाबार्ड है, एक्सिम है, ये गैर बैंकिंग संस्थान है। LIC है, ये भी मध्यस्थता का काम करती है। तो इस आधार पे हम आते हैं बैंकिंग प्रणाली पे आते हैं कि बैंकिंग में क्या करता है। बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ है, फाइनेंस के फ्लो को गवर्न करने की बीच में एक कड़ी है। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली जो डेवलप हुई, उसमें जो हेड है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। उसके अंडर में 4 तरह के बैंक आते हैं। एक तो वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक, एक आते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन पे जो होते हैं। और वाणिज्यिक बैंक तो जैसे बड़े बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। सहकारी बैंक जैसे उदयपुर के में मेवाड़ ग्रामीण बैंक का आंचलिक बैंक है। एक होते हैं विकास बैंक, जो डेवलपमेंट के लिए बैंकिंग संस्थाएं होती हैं। और एक होती है डिफरेंशियल, विभेदित बैंक होते हैं। तो 4 तरह के बैंक हुए, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, विकास बैंक और विभेदित बैंक। और RBI की जब हम बात करें तो RBI की स्थापना 1934 में एक अधिनियम बना, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम। इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक गवर्नर होते हैं, गवर्नर होता है, और उसके साथ 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये RBI के बारे में थोड़ा बहुत था, हमने आपको जो बताया कि 1937 में जब ये 34 में अधिनियम बना और RBI का कंसेप्ट आया, तो 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से बॉम्बे ट्रांसफर किया गया। पहले स्टार्ट में इसका कोलकाता मुख्यालय था। और RBI के प्रथम गवर्नर का अगर नाम पूछा जाए तो वो थे ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ। प्रशासन में आपको हमने बताया है कि एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कार्य यह है कि ये मुद्रा जारी करता है, 1000 के नोट, 500 के नोट, 200 का नोट, 100 का नोट, ये जो मुद्रा जारी हो रहा है ये RBI जारी करता है। सरकार का ये बैंकर है, सरकार की ओर से धन की प्राप्ति करता है और फिर भुगतान करता है। और भारतीय बैंकिंग प्रणाली का रेगुलेशन, नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण से होता है। विदेशी मुद्रा जो है उसका ये संरक्षक है भारत की ओर से। और ऋण जो दिए जाते हैं पूरे देश में विभिन्न मध्यस्थों के द्वारा, उन पर भी ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। तो ये कुछ बहुत सारे मोटे मोटे तो हमने इसके कारण का काम बताए। हमने इसका एक प्रकार बताया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित बैंक। तो एक अनुसूचित बैंक का टर्म है, उसमें 2 आते हैं, मतलब एक बैंक तो जनरल शब्द है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे एक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं जिनकी लिस्टेड है। 2 प्रकार के बैंक होते हैं, एक तो वाणिज्यिक बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। तो इसमें अभी बताया हमने, आपको उदाहरण बताया बहुत सारे बैंकों के, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें एक टर्म आती है CRR। CRR जमा RBI के पास हर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को रखना होगा। और गैर अनुसूचित जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो CRR को जमा को
अपने पास, खुद के पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। भारत में जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं उनके प्रकार हम बताएं। जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक हैं, निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ये अनुसूचित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की 4 कैटेगरी हैं। देखिए, बैंक पहले प्राइवेटाइजेशन के आधार पर काम करते थे। उनके अपने प्रमोटर्स हुआ करते थे, उनके अपने डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो जितना नफा नुकसान जो होता था उनका प्राइवेट हो जाता था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हुआ कि सरकार ने उनका कंट्रोल अपने हाथ में दिया। इसको बैंकों का राष्ट्रीयकरण कहते हैं। यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार निजी बैंकों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, ताकि जो सामाजिक आर्थिक उद्देश्य हैं उसके, ऋण देना है, क्रेडिट देना है, साख वितरण देना है, वित्तीय समावेशन एडजस्टमेंट करना है लेने वाले और देने वाले के बीच में, उन लक्ष्यों को, उद्देश्यों को सरकार हासिल कर सके और व्यक्तिगत प्राइवेट लोगों का ही उसमें हित नहीं हो, सरकार का व्यापक हित हो। व्यापक हित के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1969 में सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इंदिरा कांग्रेस की सरकार थी और एक बहुत बड़ा कदम था, आर्थिक कदम, ताकि बैंकिंग ढांचे और ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जा सके और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर 1980 आया, तो 1980 में फिर आर्थिक वृद्धि को बढ़ाना था, बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना था। तो फिर 6 अतिरिक्त निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का निजीकरण और किया गया। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि अच्छी आर्थिक गतिविधियां बढ़ी, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये एक राष्ट्रीयकरण का अच्छा असर हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, जिनको पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, वो कुछ बैंक हैं। इन बैंकों में सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे कहते हैं, यानी 50% से भी अधिक शेयर जो होते हैं वो सरकार के पास होते हैं इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। शेष 50% से जो कम होते हैं वो शेयर प्राइवेट के हो सकते हैं, बाकी 50% से अधिक शेयर सरकार रखती है इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। और इसमें जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, बैंकों का फिर सरकार विलय करती है। कुछ बैंक अलग अलग काम कर रहे हैं, ढंग से नहीं कर पा रहे हैं या ज्यादा प्रभावी करना है, तो जैसे पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया। आज की तारीख में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अलग से नाम नहीं मिलेगा आपको, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अलग से नाम नहीं मिलेगा। इन दोनों बैंक को मर्ज कर दिया गया पीएनबी में। ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का भी विलय कर दिया गया था। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और सुदृढ़ता इससे मिलती है। निजी क्षेत्र के बैंक हैं, इनमें जो निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है वो 51% से अधिक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में तो सरकार की भागीदारी 50% से ज्यादा होती है, शेयर होते हैं, और निजी क्षेत्र के बैंकों में निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो 51% से ज्यादा होती है। वो प्राइवेट बैंक जिनको कहते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है ना, आईडीबीआई वगैरह, इस टाइप का बैंक जो होते हैं वो निजी क्षेत्र के हैं। और कुछ विदेशी बैंक भी देश में काम करते हैं, जिनका मुख्यालय तो किसी अन्य देश में होता है, लेकिन उनकी ब्रांचेस जो है भारत में चलती हैं, जैसे एचएसबीसी, जैसे सिटी बैंक, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, विदेशी बैंक है लेकिन भारत में ये काम कर रहे हैं। और कुछ होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को 1975 में नरसिम्हन कार्य समूह का एक सिफारिश थी, उसके आधार पर स्थापित किए गए थे। इन्हें 1975 के अध्यादेश और 1976 के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम था, उसके तहत बनाया गया था। ये कुछ हम लोगों ने बैंक के बारे में बात की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उदाहरण जैसे दें, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक है। इनका नियंत्रण भी आरबीआई द्वारा जो
इनका थोड़ा सा रेगुलेशन किया जाता है, और नाबार्ड एक संस्था है, नाबार्ड द्वारा इनका पर्यवेक्षण किया जाता है। अब आते हैं हम सहकारी बैंकों पर। सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक। तो सहकारी बैंक में हम शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक दो तरह के हुए। शहरी सहकारी सहकारी बैंक में जो खाली एक राज्य में ही है, कुछ सहकारी बैंक कई राज्यों में हैं। ऐसे ही जो ग्रामीण सहकारी बैंक है, ये राज्य के सहकारी बैंक हैं। इनके अंडर में, इनके नीचे फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक आते हैं, और उसके नीचे फिर प्राथमिक जो कृषि ऋण समितियां हैं, कृषि के लिए ऋण देती हैं, वो इस ग्रामीण सहकारी बैंक के क्रम में आती हैं। तो सहकारी बैंक वित्तीय संस्थान होते हैं, और जिनके सदस्य स्वामी और संचालक दोनों की भूमिका निभाते हैं। जो मेंबर्स हैं उनके, वो मालिक भी हैं और संचालक मैनेजर भी हैं, और वे ही इनके ग्राहक भी हो सकते हैं। तो सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या होता है? अपने जो उनके सदस्य हैं उनको वित्तीय सेवाएं देना। उनके जो सदस्य हैं उनकी भी अपनी जरूरतें हैं, आर्थिक जरूरतें उनको, तो सदस्य भी वही हैं, स्वामी भी वही हैं, संचालक भी वही हैं, ग्राहक भी वही हैं। सहकारी बैंकों की एक खासियत है। ये सहकारी बैंक जो राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम है, राज्य सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है हमारा राज्यों का, उसके अधीन काम करते हैं। उसी में रजिस्ट्रेशन होता है इनका। और भारत में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो सिस्टम बैंक का है वो है नाबार्ड, NABARD। ये भारत में सहकारी क्षेत्र का शीर्ष निकाय है। और आगे हम चलें, डिफरेंशियल बैंक की हमने बात की, एक विभेदित बैंक। विभेदित बैंक को देखिए, सहकारी बैंक की बात हो गई, वाणिज्यिक बैंकों की बात हो गई, है ना। इसके बाद भी सरकार ने महसूस किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि कुछ बैंकों की और जरूरत है। तो एक कैटेगरी आई विभेदित बैंक, डिफरेंशिएटेड बैंक। RBI ने 2013 में एक नचिकेत मोल समिति की सिफारिश थी, नचिकेत मोल की सिफारिश, ये नाम भी याद रखिए, विभेदित बैंक का सब नाम इसका जुड़ता है। उसके आधार पर विभेदित बैंकों को शुरू किया। ये बैंक विशेष उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। विशेष कुछ सेवाओं को चिन्हित किया गया, और फिर उन विशेष क्षेत्र जो हैं, उन विशेष क्षेत्र की जो वित्तीय आवश्यकताएं उनको पूर्ति ये करते हैं। विभेदित बैंक भी तीन तरह के होते हैं। लघु वित्त बैंक है, भुगतान बैंक है, और फिर स्थानीय क्षेत्र हैं। तो ये कुछ टिपिकल क्षेत्रों की जरूरतों को पूरी करने के लिए डिफरेंशिएटेड, डिफरेंस का मतलब सबसे अलग से हटके डिफरेंस करते हुए इनको बैंकों को बनाया गया। हम इसके आगे फिर बात करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र जो है बैंकों का, हमने कहा ना कुछ क्षेत्रों की जरूरत के लिए विभेदित बैंक बने। तो स्थानीय क्षेत्र बैंक जो हैं, ये भारत के छोटे निजी बैंक हैं। मुख्यतः ये ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सीमित जो भौगोलिक दायरा है, ज्योग्राफी है, उसके अंदर अपनी वित्तीय सेवाएं देते हैं। तो ये कुछ हमने बैंक के बारे में आपको बताया। कुछ टर्म है बैंकों से जुड़ी हुई, जैसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, PSL, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। इसका मतलब ये है कि बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो महत्वपूर्ण विशिष्ट क्षेत्र हैं, उनको जो अनिवार्य ऋण दिए जाते हैं, जैसे कृषि लाइन है, जैसे शिक्षा है, आवास है, सामाजिक बुनियाद का ढांचा है, नवीन प्रकार की ऊर्जा है, ये जो श्रेणियां हैं, इनको जो ऋण दिए जाते हैं, ये प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी में, ये प्रायोरिटी के ऋण है। एक टर्म और बताएं हम आपको, बेड बैंक्स, बेड बैंक्स, BAD, बेड बैंक्स। बेड बैंक एक वित्तीय संस्थान है जो बैंकों से छूट पर तो NPA खरीदता है, छूट पर NPA खरीदता है। NPA क्या है? NPA का पहले NPA समझ लेते हैं। NPA का मतलब होता है गैर निष्पादित आस्तियां,
अब ये टेक्निकल टर्म है, ऋण को एनपीएस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ना, जो ऋण दिए जा रहे हैं उनमें उनमें एनपीए भी एक टर्म आती है। एनपीए को कैसे डिफाइन करते हैं? यदि उधारकर्ता 90 दिनों या उससे अधिक समय तक मूलधन या ब्याज का भी भुगतान नहीं करे, है ना, तो इसको कहते हैं एनपीए। जैसे सुना है न्यूज में कि बहुत बड़ी राशि का ऋण ले गए लोग, विदेश भाग गए, और फिर उन बैंकों ने उन ऋण को आगे पीछे जाके कभी वसूल नहीं हो सकते, उनको एनपीए घोषित कर दिया। तो एनपीए का मतलब ये है कि आपने 90 दिन से ज्यादा मूलधन भी नहीं लौटाया, ऋणों का ब्याज भी नहीं लौटाया, उसको एनपीए कहते हैं। तो जो बेड बैंक्स हैं, बेड बैंक्स वो वित्तीय संस्थान हो जाते हैं जो बैंकों से छूट पर एनपीए खरीदता है। एनपीए मतलब जो लोग बिना भुगतान किए ऋण लेके नहीं चुकाया है, उन बैंकों से छूट पर, है ना, थोड़ा रिलैक्स करके एनपीए को खरीदते हैं कुछ बैंक, और इससे उनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी साफ सुथरी हो जाती है। मतलब एनपीए वैसे तो अगर फिगर बोलता रहे तो उनकी बैलेंस शीट बड़ी गंदी दिखेगी, लेकिन वो क्या करते हैं, एनपीए को खरीद लेते हैं, दूसरे बैंक खरीद लेते हैं। तो वो जो बैंक जिन लोगों के यहाँ एनपीए हो गया, उधारी डूब गई, उनकी बैलेंस शीटें अच्छी हो जाती हैं थोड़ी सी। ये प्रेजेंटेशन का खेल है सारा। और भी कुछ टर्म्स हैं, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ, वित्तीय मध्यस्थ में हमने गैर बैंकिंग की बात की, बैंक की तो चर्चा खूब कर दी। गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो कई प्रकार की वित्तीय सेवाएं देती हैं, लेकिन उनके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। मतलब कंप्लीटली वो बैंकिंग लाइसेंस वाले लोग नहीं है, और वे जनता से मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं। मतलब बैंकिंग जैसा काम जमा कराने का तो नहीं कर सकती हैं। ये गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ संस्था है बैंकों के अलावा। लेकिन अब इस देश की जरूरत इतनी बड़ी है गांवों की, छोटे छोटे लोगों की, कि गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थों की भी जरूरत है। इसमें कुछ प्रमुख प्रकार हैं। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय निगम हैं, और कॉरपोरेशन और प्राथमिक डीलर्स हैं। तो जैसे एक उदाहरण हम दें, नाबार्ड, NABARD, इसका नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। जैसे सिडबी, SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। जैसे IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। ये डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, बैंकों जैसी डिपॉजिट नहीं लेते हैं, लेकिन वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ऋण देना है, लोगों को वित्तीय जरूरतों को पूरी करना है। NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक, लोगों के जो घर वगैरह बनते हैं उसमें ये ऋण वगैरह देते हैं। एक्सिम बैंक, EXIM बैंक, भारतीय निर्यात आयात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बैंक है। तो ये गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थ कहलाते हैं। इनका अपना एक वैसे नियम है कि NBFC कंपनी अधिनियम है 1956 का, या हम कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके तहत पंजीकृत ये कंपनी है जो ऋण देने और प्रतिभूतियां यानी गारंटीज में निवेश करने, इन्वेस्ट करने, पट्टे पर देने और बीमा इंश्योरेंस वगैरह करने जैसी जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो करती हैं। तो हमने एक शब्द और इस्तेमाल किया था, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय निगम, और एक प्राथमिक डीलर हमने और कहा था जो गैर बैंक वित्तीय मध्यस्थी ही है, प्राथमिक डीलर। प्राथमिक डीलर केंद्रीय बैंक द्वारा, जो केंद्रीय बैंक RBI है जैसे इंडिया में, तो प्राथमिक डीलर जो केंद्रीय बैंक है RBI, उसके द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीधे भाग लेने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है। मतलब RBI ने जो सरकारी प्रतिभूति है उसको बाजार में सीधे भाग लेने के लिए, उसका रोटेशन बन जाए, उसका रोल हो जाए,
उसके लिए प्राथमिक डीलर भी अधिकृत हैं। एक नियो बैंक शब्द और है। नियो बैंक मैं टर्मिनोलॉजी पे इसलिए चर्चा करता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो वो लंबे चौड़े निबंधात्मक प्रश्न तो है नहीं जिसको डिटेल लिखना है, लेकिन मोटे तौर पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी इस तरह के टिपिकल टर्म जो हैं उनके क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सेलेक्टेड पॉइंट में मैंने उनको ही लिया है इस फिनिशिंग टच में। नियो बैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है, इसकी कोई शाखा नहीं होती है, जो डिजिटल बैंक है, और ये खाली ऑनलाइन जो है ये वित्तीय टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, देखा जाए तो पूरी तरह से डिजिटल रूप में काम करती हैं या मोबाइल ऐप के माध्यम से संचालित की जाती हैं। बैंक बैंक कहीं नहीं है, इनके ऑफिस वगैरह कहीं नहीं है, ये नियो बैंक डिजिटल काम करते हैं। इसके बाद हम भारत में वित्तीय बाजार जो है, भारत में जो वित्तीय बाजार है उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें मुद्रा और पूंजी ये दोनों फैक्टर आते हैं। आप देखिए कि वित्तीय बाजार किसको कहते हैं, वित्तीय बाजार का कंसेप्ट कहां से आया। एक वित्तीय बाजार धन के हस्तांतरण की सुविधा के द्वारा बचतकर्ताओं और निवेशकों को जोड़ता है। अभी हमने आपको बताया वित्तीय मध्यस्थ होते हैं, जरूरतमंद को पैसा दिलाना और जिनके पास बचत है उसको इकट्ठा करना, उनके बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं, तो उन्हीं से वित्तीय बाजार बनता है। तो वित्तीय बाजार धन के हस्तांतरण, ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दैट, वित्तीय बाजार धन के हस्तांतरण की सुविधा के द्वारा बचतकर्ताओं यानी जिनके पास एक्सेस पैसा है, अतिरिक्त पैसा है, और निवेशकों को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर उनको पैसा चाहिए, उनको जोड़ता है। जो बाजार जोड़ता है उसको वित्तीय बाजार कहते हैं। तो वित्तीय बाजार के जो प्रकार हैं उसमें मुद्रा बाजार आता है और पूंजी बाजार आता है। मुद्रा बाजार में क्या है, प्राथमिक बाजार है, एक द्वितीय बाजार है। थोड़ा सा मुद्रा बाजार पे बात करें। मुद्रा बाजार में ऐसी अल्पकालिक शॉर्ट पीरियड की वित्तीय परिसंपत्तियां, एसेट्स, संपत्तियां, परिसंपत्तियां, इनका क्रय विक्रय होता है ना। परिसंपत्तियां मतलब कैश नहीं, लेकिन जैसे बिल्डिंग है, एसेट्स हैं, उनका अल्पकालिक शॉर्ट पीरियड के लिए क्रय विक्रय होता है। इधर से लिया उनको दिया, और जिनकी अवधि 364 दिन या उससे कम होती है, एक साल के अंदर का जो लेना देना है उसको मुद्रा बाजार में कहते हैं, मुद्रा बाजार में है। ये मुद्रा परिसंपत्तियां मुद्रा के करीब होती हैं, अर्थात इन्हें शीघ्रता से नकदी में तो बदला जा सकता है ना, नकदी में बदला जा सकता है, और इनके लिए लेन देन की लागत भी न्यूनतम होती है, और इस मुद्रा बाजार को आरबीआई गवर्न करता है, लिमिट करता है। सीधा कैश का डीलिंग नहीं है, लेकिन परिसंपत्तियों का जो क्रय विक्रय होता है एक साल के अंदर, उसको मुद्रा बाजार कहते हैं, ताकि इमीडिएट उसकी तरलता भी है, लिक्विडिटी भी है, कैश में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा हमने कहा था पूंजी बाजार। पूंजी बाजार ये वित्तीय बाजार का दूसरा प्रकार है। पहला तो मुद्रा बाजार, दूसरा पूंजी बाजार। पूंजी बाजार एक ऐसा वित्तीय बाजार है जो दीर्घकालिक प्रतिभूति, अब लॉन्ग टर्म की प्रतिभूति की बात कर रहा हूं मैं, सिक्योरिटीज और गारंटीज की, जैसे शेयर है, बॉन्ड है, इनको जारी करने और फिर उनका व्यापार करने के लिए बाजार उपलब्ध कराता है। शेयर मार्केट में जैसे शेयर चलते हैं, आज ले लिया, 10-20 साल के बाद उसका रेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये लंबे टाइम के लिए जो बाजार अवेलेबल होता है उसको पूंजी बाजार कहते हैं। और पूंजी बाजार में ऋण और इक्विटी, इन दोनों में लेन देन होता है ना। शेयर बॉन्ड खरीदे भी जाते हैं, बेचे भी जाते हैं, लेन देन का कार्यक्रम होता है इसमें। इसे केंद्र सरकार और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी, SEBI, बहुत मशहूर संस्था है ये, याद रखिए फुल फॉर्म, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सेबी, इसके द्वारा नियमित किया जाता है, और केंद्र सरकार भी इसमें पड़ती है, पूंजी बाजार को नियमित लोग करते हैं। तो हमने और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। मुद्रा बाजार के कई सारे उपकरण हैं, ये जो निगमित निकाय द्वारा एक उपयोग में किए जाने वाले उपकरण का मतलब एक क्या टूल्स, संस्था का इसको टर्म आएंगी,
बिल ऑफ एक्सचेंज एक शब्द है, इकोनॉमिक्स में बड़ा मशहूर शब्द है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक लिखित आदेश होता है, रिटर्न आदेश होता है, जिसमें एक पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वह दूसरे पक्ष को निर्धारित समय पर एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे, है ना। एक पक्ष, दो पक्ष हैं, निश्चित समय पे निर्देश दिया जाता है लिखित में, आप इसको इतनी अवधि के लिए इतनी राशि का भुगतान कर दें, इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। एक होता है प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स का मतलब, प्रॉमिस का मतलब प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस नोट भी एक लिखित वचन होता है, वादा होता है, जिसमें एक व्यक्ति या संस्था उसके द्वारा जो ऋण है, लोन या फंड के बदले में एक निश्चित दिनांक तक एक निश्चित राशि चुकाने का वादा करता है। कि आज मैंने कहा, आज 5 जनवरी को मैं अगर कहता हूं कि साहब 5 फरवरी तक मैं इस निश्चित राशि को चुकाने का वादा करता हूं, तो वो जो चीज मैं लिख के दूंगा, वचन वादा दूंगा ऋण वगैरह का या फंड के बदले में, उसको प्रॉमिसरी नोट्स कहते हैं। ये दो थोड़ी टिपिकल थी, मैंने आपको बताई। इसके बाद हम आते हैं सरकारी बॉन्ड, लंबी अवधि की सरकारी बॉन्ड भी जारी होते हैं। सरकारी बॉन्ड लंबी अवधि के, लॉन्ग टर्म के लिए ऋण प्रतिभूतियां होती हैं, ऋण लोन देने की सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, जिन्हें सरकार सार्वजनिक खर्च और परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए करती है। और सरकार को एक बहुत बड़ी स्कीम लाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो बॉन्ड जारी कर देती है। तो सरकार का चूंकि एक बहुत बड़ा इकबाल है, सरकार बड़ी जिम्मेदार संस्था है, तो लोग फिर उस बॉन्ड को खरीदते हैं, और जब बॉन्ड खरीदते हैं तो पैसा देते हैं उस बॉन्ड का, उससे पैसे का कलेक्शन होता है, और फिर सरकार सार्वजनिक खर्च और परियोजनाओं के लिए धन जुटा लेती है। ये लंबी अवधि के होते हैं, इनको सरकारी बॉन्ड कहते हैं या सॉवरेन बॉन्ड कहते हैं। सॉवरेन बॉन्ड भी टेक्निकल वर्ड है। सरकारी बॉन्ड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि इसके तहत बॉन्ड धारकों को, जो बॉन्ड खरीद लेते हैं, उन बॉन्ड धारकों को नियमित रूप से ब्याज का भुगतान किया जाता है। यानी सरकार ने कहा कि आपने 10 लाख रुपए का बॉन्ड लिया है, हम आपको इस निश्चित ब्याज का भुगतान करेंगे। वो ब्याज पहले बता दिया जाता है, और ये ब्याज प्राय ईयरली होता है या हाफ ईयरली देते हैं। और जो जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड के तहत बॉन्ड की अवधि के दौरान, बॉन्ड अगर मान लो 5 साल की अवधि का है, तो 5 साल की अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, और उसके बजाय उन्हें जो उसकी अंकित मूल्य पर छूट देकर जारी किया जाता है, और जब मैच्योरिटी होती है, परिपक्वता, उस पर पूरी अंकित राशि का भुगतान किया जाता है। मतलब हम आपको 6-6 महीने, 1 साल में ब्याज नहीं चुकाएंगे, लेकिन इसके बजाय हमें जो बॉन्ड की अंकित मूल्य है, मतलब एक बॉन्ड 100 रुपए का है, उसके मूल्य पर थोड़ा सा छूट देंगे कि चलो आप हमारे ब्याज आपका हमने रोक रखा है, तो अंकित बॉन्ड की जो मूल्य है, 1000 रुपए का बॉन्ड है, उसको हम थोड़ा 200 रुपए में, 950 रुपए में जारी कर देते हैं। और जब बॉन्ड की मेच्योरिटी डेट आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसमें जो भी राशि अंकित है, फिर उसका भुगतान कर देते हैं। इनको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। कुछ और भी बॉन्ड हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हैं। सेकेंडरी बाजार जो है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार हमने बताया। तो प्राथमिक बाजार जो है, ये इनमें तो ये बॉन्ड वगैरह हमने सब बताया। वित्तीय बाजार के प्रकार की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें जो मुद्रा बाजार की बात कर रहा हूं मैं, मुद्रा बाजार में प्राथमिक बाजार को ये सब बताया। द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी बाजार, ये स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, इनमें शेयरों का व्यापार होता है, शेयर। तो द्वितीयक बाजार क्या होता है? द्वितीयक बाजार वित्तीय बाजार का वो हिस्सा है, वो सेगमेंट है, जहां पहले जारी की गई प्रतिभूतियां, सिक्योरिटीज, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, निवेशकों के बीच खरीदी और बेची जाती हैं। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? शेयर कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीदते हैं। तो ये सेकेंडरी बाजार हुआ, सीधा सीधा इसमें डीलिंग नहीं हो रहा है। पर स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज के मार्फत, ये बीच के मध्यस्थ हैं के मार्फत, तो ये द्वितीय बाजार, द्वितीयक जो बाजार है, सेकेंडरी बाजार है, इसको शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। जैसे
एक स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। ये 1992 में पिक्चर में आया और अप्रैल 93 से इसे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दे दी गई कि भाई NSE आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो शेयर का लेन देन बेचान करना, उसके लिए आप बाजार अवेलेबल कराएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बड़ा मशहूर नाम है BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी यही होता है। वो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज उस जमाने में हुआ करता था। इसे भी स्थायी मान्यता दे दी गई है और ये एक्सचेंज पूरे देश और बाहर से, इसमें करीब 5000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं बाहर की भी। उन कंपनियों के शेयर का खरीद फरोख्त, बेचान, खरीद ये सब होता है और ये भारत का पूंजीकरण के मामले में बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एक अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, एक टर्म का, वापस मैं उसको दोहराऊं। एक बोर्ड है जिसको सेबी कहते हैं, SEBI। फुल फॉर्म है उसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। सेबी जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज, देखिए एक तो होता कैश, कैश में तो रुपए है सीधा, 1000 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए। और एक होती है सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी रिटर्न में जो पेपर्स होते हैं वो भी है, तो पैसा का वैल्यू तो है ही ना उसका। तो जो प्रतिभूतियां हैं, सिक्योरिटीज हैं, जैसे बॉन्ड हैं, शेयर हैं, IPO हैं, है ना, इनके जारी करने की प्रक्रिया को सेबी जो है वो नियंत्रित करती है, नियमन करती है। और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी का मुख्यालय बॉम्बे में है और ये इस तरह का काम करता है। सेबी का बोर्ड में एक अध्यक्ष है और एक अधिकारी RBI से आता है, 2 अधिकारी केंद्र सरकार के हैं, 5 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक ये है, उसकी पुनर्नियुक्ति भी उसकी। यानी सेबी एक बड़ा संस्था है जिसपे केंद्र सरकार का भी पूरा दखलंदाजी है। मैं यहाँ थोड़ा सा वापस विश्राम लेता हूँ। हम अभी इंडिया की इकोनॉमिक्स पे चल रहे हैं, अगले लेक्चर पे कुछ और टॉपिक्स लेंगे। प्रतीक्षा कीजिए और परीक्षा के लिए एक दफा फिर शुभकामना। धन्यवाद।